हेलो दोस्तों, वेलकम टू आत्मनिर्भर इन्वेस्टर चैनल। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने आते साथ ही मार्केट में पूरा तहलका मचा दिया था। यस, वो कोई और शेयर नहीं बल्कि आईआरसीटीसी था। आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये देखिए, आज इसके शेयर प्राइस में गिरावट आई है 2.56%। और ये छोटी मोटी गिरावट ही है, ओके। लेकिन मेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इसका केस स्टडी, जो मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि मुझे उसको एक्सप्लेन कर दूं कि आईआरसीटीसी किस तरह का शेयर है, वैसे हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसका केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम इसके विकिपीडिया पेज पे जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो है आईआरसीटीसी वो सब्सिडरी है इंडियन रेलवेज की, ओके। मतलब कि ये जो है बहुत लोगों का मिसकंसेप्ट है कि आईआरसीटीसी ही पूरे इंडियन रेलवे को चलाता है। बिल्कुल भी नहीं, इंडियन रेलवे को नहीं चलाता है। ये सिर्फ सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर हम उनकी सर्विसेज की बात करें तो ये सर्विसेज क्या क्या देते हैं? कैटरिंग, टूरिज्म, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, और एक चौथा इनका जो सर्विस जो यहाँ पे नहीं है वो है ड्रिंकिंग वाटर। आपने रेल नीर के बारे में सुना ही होगा, जो वाटर प्रोवाइड करती है। तो वो भी इनका चौथा मेन सेगमेंट है जहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसके जो मेन जो हम लोग को पॉइंट रखना चाहिए वो 5,50,000 से 6 लाख बुकिंग्स एवरी डे करते हैं। मतलब हर दिन इनका ये डेटा है कि ये लोग 5,50,000 से ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। और ये होगा भी, और ये इंक्रीज़ होगा, बिकॉज इंडिया में आजकल पता है कि इंटरनेट काफ़ी बूम पे है, ओके। तो ये डेटा और इंक्रीज़ होने वाला है, ओके। तो आ जाते हैं इनके देखने के लिए कि एक्चुअली में इंडस्ट्री क्या है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो इनका जो इंडस्ट्री है वो रेलवेज है। इनका जो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ही इसको पूरा हैंडल करती है देखा जाए, ओके। इनका जो एरिया सर्व्ड है पैन इंडिया, पूरे इंडिया में रेलवे का नेटवर्क है, तो पूरे पेन इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके जो चेयरमैन है वो महाराणा महेंद्र प्रताप मॉल है, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों के दोनों हैं। मैंने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप रेवेन्यू देखिए, 2020 का जो रेवेन्यू है वो 1,0506 करोड़ में है, ओके। और जो इनके मेंबर्स जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है वो 20 मिलियंस रजिस्टर्ड यूज़र्स है, ओके। अब जो मेन चीज़ हम लोग को देखना चाहिए कि ये आईपीओ कब लिस्ट हुआ, उसके बाद क्या रिएक्शंस था। जैसे ही आईआरसीटीसी का जैसे ही इसका आईपीओ आया 13 सितंबर को, और वो आईपीओ आने के बाद जैसे न्यूज़ में आया तो वो ओवर सब्सक्रिप्शंस हो गया 112 टाइम्स। 112 टाइम्स बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। इवन मैंने भी इस आईपीओ में मैंने पार्टिसिपेट किया था, बट मुझे ये आईपीओ मिला ही नहीं, ओके। ऑब्वियसली क्योंकि 112 टाइम्स बहुत बड़ा नंबर होता है। बड़े बड़े लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम्स इसको परचेज़ किया ताकि किसी तरह ये शेयर उनको मिल जाए, ओके। इसका जो बेस प्राइस था, जब इसकी जो आईपीओ जो प्राइस सेट किया था वो 315 रुपीज़ और 320 रुपीज़ था NSE एंड BSE में। और जब ये लिस्ट हुआ, लाइव हुआ 14 अक्टूबर को, तो आप देख सकते हैं 625 एंड 646 रुपीज़ का ये लॉन्च हुआ NSE और BSE में। तो देख सकते हैं 100% के ऊपर इसने जंप किया था लॉन्च होते साथ ही। तो अगर आप सपोज करो कि आपने अगर 100 शेयर अगर इसको आईपीओ में आपने लिए थे, तो आप अगर 50 शेयर्स सेल कर देते तो 50 शेयर्स जो आपको बचते थे वो आपके प्रॉफिट के शेयर्स होते थे। मतलब वहाँ पे अगर बाद में कंपनी डूब भी जाती है, कुछ भी होता, तो आपका तो पैसा लॉस ही नहीं होता था। तो इतनी अच्छी कंपनी थी, ओके। दोस्तों एक चीज़ हमको नोट करना चाहिए कि पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो कभी भी प्राइवेट ट्रेन को अलाउ ही नहीं कर देती, लेकिन आईआरसीटीसी ने सबसे पहली ट्रेन अपनी तेजास एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। सबसे पहली वो प्राइवेट ट्रेन बनी थी, और इसको लॉन्च करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्लैग ऑफ किया था, ओके। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, तो मैंने आपके लिए एक पाई चार्ट रेडी किया हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि जो आईआरसीटी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, रेवेन्यू मतलब कितना उनका एक्चुअली में पूरा इनकम आता है, पूरा रेवेन्यू जनरेट होता है उनके सारे सेगमेंट को रन करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टूरिज़्म है, जो हम लोगों ने लाइट ब्लू करके हम लोगों ने कलर में दिखाया है, जो टूरिज़्म में जो उनको 34% FY17 में आया था। इंटरनेट टिकटिंग मतलब टिकट ऑनलाइन टिकट बुक करने का उनका 30% है FY17 में, ओके।
एंड देन उसके बाद इनका जो कैटरिंग का है, कैटरिंग इनका बहुत बड़ा सेगमेंट है, उनसे बहुत अच्छा रेवेन्यू भी आता है, वो 25% था FY17 में। और उसके बाद पैकेजिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर हम लोग देखें जो रेल नीर के नाम से देखा जाता है, तो वो 10% तक उनका रेवेन्यू था। लेकिन वही नेक्स्ट ईयर हम लोग देखें तो इनका कैटरिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गया था, बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। देख सकते हैं कि आधा जो इनका रेवेन्यू है वो 48% वो उनके कैटरिंग से ही आने लगा। ये बात ध्यान रखिए, इनकी कैटरिंग की सर्विस इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन मोनोपोली होने के कारण इन जो लोग लंबे सफ़र या लॉन्ग जर्नी के लिए जाते हैं तो उनको कैटरिंग इनका यूज़ करना ही पड़ता है। अगर कोई दूसरा इसमें इस बिज़नेस में आता है तो ऑब्वियसली इनकी कैटरिंग सिस्टम को थोड़ा डैमेज पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी तो कोई प्रॉब्लम टेंशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अगर हम लोग उसके बाद देखें, कैटरिंग काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। 13.6% जो इनका इंटरनेट टिकटिंग में चला गया, 26% जो है इनका अभी भी टूरिज़्म में, टूरिज़्म में इसका बहुत अच्छा सेगमेंट है। ओके, और 11.2 पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर है। ओके, और उसके बाद FY19 मतलब लास्ट ईयर जो देखे जाए तो इनका कैटरिंग का जो है वो और इंक्रीज़ हुआ है 55%। और बाकी डेटा आपके सामने ही 9.2 जो इनका है वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का है, 23 पॉइंट जो है वो टूरिज़्म का है, और 12% इनका इंटरनेट टिकटिंग का है। ये हो गया अपना FY19 तक के डेटा। लेकिन इसके बाद का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जस्ट रिसेंटली अभी जस्ट लास्ट क्वार्टर में जो उन्होंने पेश किया था वो देखिए। इसमें रेल नीर का सिर्फ और सिर्फ 8.5% की कॉन्ट्रीब्यूशन है। कैटरिंग का जो फिर पहले 55%, 56% तक था, वो कम होके 37% तक हो गया। ओके, और इंटरनेट टिकटिंग का जो 31% हो गया। ये रीज़न भी यही है कि क्योंकि जो इंटरनेट बूम हुआ था हमारे इंडिया में, उसके बाद लोगों ने ऑनलाइन टिकटिंग ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि कोई भी लाइन में रख खड़े होना पसंद नहीं करता। तो ऑनलाइन टिकटिंग बहुत इजी था, उनके वेबसाइट पे जाइए, फटाफट अपना टिकट का डिटेल्स डालिए और फटाफट बुक कर दीजिए। तो इनका रेवेन्यू इंटरनेट टिकटिंग से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके, और टूरिज़्म में अभी भी 22.4% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ओके दोस्तों, अब हम इसके थोड़े ग्राफ पे नज़र डालते हैं कि ग्राफ किस तरह से परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसका IPO लॉन्च हुआ उसके बाद लगातार इसमें थोड़ा अप हुआ, फिर 11 नवंबर के बाद थोड़ा सा इसमें डाउन होना स्टार्ट हुआ। 11 नवंबर के बाद हम लोग देखें तो इसका जो 52 वीक्स हाई था वो था 1923 तक पहुंच गया था 24 फेब के बाद। उसके बाद वो लगातार डाउन हुआ और अपना फिर एक बार लो बनाया तो वही सेम 900 के आसपास जो पहले हम लोग को जिस वैल्यू पे मिल रहा था वही वैल्यू पे वापस टच हो गया था। उसके बाद ये अभी फिर से अप हो रहा है, लगातार ये अप हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है। जो अनलॉक 1.0 पे जिस तरह से मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई गई तो उसमें काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प किया है। तो उसके बाद ये लगातार इसमें बिजनेस में इसमें ग्रोथ हुई है। तो ये देख सकते हैं कि इसका स्टॉक मार्केट भी ऊपर ही जा रहा है। ओके, तो अभी इसकी जो वैल्यू है 1532 के आसपास है 8 जून को। ओके, दूसरा जो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो होता है कि कोई भी कंपनी का डेप्थ देखे कि एक्चुअली में उसके ऊपर डेप्थ कितना है। तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन मतलब ये आप देख सकते हैं ब्लू लाइन जो बनी है। ओके, और जो नीचे रेड लाइन है, यहाँ पे जो रेड लाइन है वो, तो रेड लाइन जो है वो डेप्थ है और जो ये ब्लू लाइन है वो इक्विटी। तो आप ऊपर डेटा देख सकते हैं December 31, 2019 का डेप्थ 0 रुपीज़ है, मतलब ये पूरी की पूरी डेप्थ फ्री कंपनी है। और कोई भी कंपनी अगर डेप्थ फ्री होती है तो बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है, मतलब अगर कल को यहाँ पे कुछ हुआ भी तो उसका डेप्थ का कोई टेंशन नहीं, कोई इंटरेस्ट का टेंशन नहीं, और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी होती है। और इक्विटी देखा जाए तो हम लोग ग्राफ जिस तरह से देख रहे हैं ये हमेशा इंक्रीज ही हुआ है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि डिक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चार्ट देख सकते हो, ये है रेवेन्यू और अर्निंग। अगर कोई कंपनी काम करती है तो उसका रेवेन्यू और अर्निंग देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए ग्राफ रेडी किया है, आप देख सकते हैं कि ग्राफ में उनका रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है 2015, 2016, 17, 18 और 19 में भी। और लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज हुआ, ऐसा कहीं भी नहीं कि इनके ग्राफ में कहीं डाउन हुआ दिख रहा है। या ये हो सकता है कि अर्निंग जो है थोड़ी स्टिडली है, बट स्टिल इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और प्रॉफिट का जो मार्जिन अगर हम लोग ऊपर देखें तो ये प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, प्रॉफिट मार्जिन जो है 19.5% का प्रॉफिट 19.5% का प्रॉफिट मार्जिन है, जो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। ओके,
अब हम देख लेते हैं कि इनके एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी हैं। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म मतलब कोई भी ऐसी चीज जो लेस देन एन ईयर के लिए होती है, तो उसको देख सकते हैं कि इनके पास जो एसेट्स है, जो इनके जो लिक्विडिटी है, कैश वगैरह इनको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर अपने डेप्थ को या लायबिलिटीज को कवर करने के लिए, तो एसेट्स इनके पास 24.76 बिलियन है, और वहीं अगर लायबिलिटीज देखें तो 15.45 बिलियन है, जो बहुत ही कम है। ओके, तो अगर इनकी लायबिलिटीज में कुछ प्रॉब्लम भी आया तो अपने एसेट्स को लोग लिक्विड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का तो बहुत ही कम है, और अगर हम लॉन्ग टर्म में भी देखें तो इनके पास एसेट्स ज्यादा ही है और लायबिलिटीज कम ही है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ ही कंपनी है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों हमको ये देखना चाहिए कि लास्ट 5 इयर्स में इसने परफॉर्म कैसे किया है। तो हम लोग अगर देखें तो इसकी कंपनी ने 16.5% का ग्रोथ दिखाया है, वहीं अगर इसकी सेम इंडस्ट्री में देखा जाए तो 22.8% का ग्रोथ दिखाया है, और मार्केट अगर देखें तो 16.4% के हिसाब से चल रहा है। तो अगर हम लोग मार्केट और कंपनी को भी कंपेयर किया जाए तो हमारी कंपनी मतलब IRCTC बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब ये मार्केट को भी बीट कर रही है, इतने अच्छे से इन्होंने रिजल्ट पेश किए। अगर हम लोग इसके लास्ट 1 ईयर का देखें, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में लॉन्च हुई थी, मतलब IPO वगैरह आया था, तो लास्ट 1 ईयर में इन्होंने 64% जो मार्केट को भी बीट कर दिया और इंडस्ट्री को भी बीट कर दिया। क्योंकि इनकी मोनोपोली है तो ऑब्वियसली इनको बीट करना इनके लिए काफी आसान है। उसके बाद हम लोग देखें तो प्राइस टू अर्निंग हम लोग देखें तो इसका जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है 56.1 के आसपास है, इंडस्ट्री का 11 है और मार्केट का 10.8 है। प्राइस टू अर्निंग नॉर्मली बोला जाता है कि 10 to 30 के बीच में होता है। अगर प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है तो वो उस कंपनी को नहीं लेना चाहिए, ये नॉर्मल कोई भी अगर आपको सजेस्ट करेगा तो यही बोलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा केस अलग है, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, इसलिए प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसने बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, तो उसका प्राइस टू अर्निंग आपको हाई दिखेगा। उसके बाद हम लोग देखें तो शेयर होल्डर के रिटर्न्स देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग लास्ट 7 डेज में देखें तो IRCTC ने 5.9% का रिटर्न दिया है, इंडस्ट्री ने वहीं 2.3 और मार्केट ने 4.1 का रिटर्न दिया है। अगर लास्ट 30 डेज में देखें तो उन्होंने 20.33 का रिटर्न दिया है, और वहीं इंडस्ट्री में 14.1 का और मार्केट ने 10.4 का। और ये जो लास्ट 90 डेज है, जो हम लोग लॉकडाउन वगैरह में देखें, तभी भी कंपनी ने प्रॉफिट ही दिखाया है, मतलब रिटर्न्स इन्होंने 16.2% का दिया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। वहीं हम लोग इंडस्ट्री और मार्केट को देखें तो वो नेगेटिव में चली गई। अब 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का नहीं है, बिकॉज ये कंपनी अभी जस्ट लिस्टेड हुई है, तो ये सारा डेटा अभी हमारे पास नहीं है। ओके, अब हम लोग अगर देखेंगे शेयर होल्डर्स, इसके जो शेयर होल्डर्स है वो कौन कौन है, तो इसमें जो मेन शेयर होल्डर है वो इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 87.4% का ऑनरशिप रखती है, शेयर्स का ऑनरशिप रखती है, जिसकी करंट वैल्यू जो है 12.8 बिलियन है। ओके, और कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब कोई भी शेयर वगैरह नहीं भेजेगा। उसके बाद जो सेकंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कंपनी है वो FIL लिमिटेड है, फिर कनाडा रेबोको एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सुंदरम एसेट्स है, प्रिंसिपल एसेट्स है और इन्वेस्टको। उसके बाद और भी बहुत सारे इसके इन्होंने शेयर खरीदे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक निप्पॉन लाइफ इंडिया और कनाडा रेबोको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने इन पे शेयर में इन्वेस्ट किया है, परचेस किया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा देख सकते हैं कि किस तरह से शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है ये पूरी कंपनी। तो हम लोग देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन के लिए 2.5% जो है होल्ड करती है इंस्टीट्यूशंस, जनरल पब्लिक जो है वो 10.2%, मतलब नॉर्मल पब्लिक जो है 10.2% के आसपास डेटा होल्ड किया है, मतलब शेयर होल्ड किया है। ओके, और स्टेट और गवर्नमेंट 87.4% का शेयर होल्ड करके रखी है। दोस्तों आपको एक चीज़ और नोटिस करना चाहिए कि IRCTC जो है अभी एयरलाइन बिजनेस में भी एंट्री कर चुकी है। तो IRCTC की वेबसाइट पे जाके आप अब फ्लाइट वगैरह बुक कर सकते हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके लिए वो एक नया सेगमेंट है जहाँ पर लोग डिस्कवर कर सकते हैं और अच्छा खासा ग्रोथ उनको दिखता है वहाँ पर। और IRCTC वैसे ही काफ़ी पॉपुलर है, ट्रेन वगैरह के लिए करते हैं, तो बेसिकली अगर वहाँ पर उनको ऑप्शन दिखता है कि वो लोग फ्लाइट बुकिंग भी कर ही सकते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से उनके फ्लाइट बुकिंग के भी रेवेन्यूज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
अभी हमने इसके फंडामेंटल को स्टडी कर दिया तो आपको पता चल गया कि इसके जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी इसकी प्राइस डाउन होती है या अगर आपको अभी मौका मिले तो आप परचेस कर सकते हैं। ये तब तक सेफ है जब तक इसकी मोनोपोली है, क्योंकि मोनोपोली इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। ओके, और अगर कोई दूसरा आ भी जाता है, इंटर भी कर देता है, तो उसको उतना नेटवर्क बिल्ड करने में टाइम चलेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक कोई ऐसा रूल पास नहीं करती या प्राइवेटाइजेशन नहीं करती रेलवे को, तब तक कि इस कंपनी को कोई खतरा नहीं है। इसकी बैलेंस शीट वगैरह बहुत अच्छी है, डेप्थ फ्री कंपनी है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, डिसीजन आपको अपनी तरफ से लेना है। मेरा काम सिर्फ आपको न्यूज़ पहुंचाना और एनालिसिस करके देना है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको परचेस करना है या नहीं करना है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप परचेस करते हो तो आप प्लीज़ परचेस कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच।